जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम एक नए टॉपिक लेकर मुखातिब हुए हैं। आज का टॉपिक आधुनिक भारत का इतिहास है, जिसमें आप अंग्रेज़ों का इतिहास को समझेंगे। इस टॉपिक के बिना आप वास्तविक में भारत में अंग्रेज़ों का इतिहास नहीं समझ सकते हैं, इन्हें समझे बिना। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा में। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम इस पे वीडियो बना रहे हैं। आप लोग ज़रूर देखिए। चलिए आइए बिना वक्त गंवाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है साथियों गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। ये तीन शब्दावली है। इन तीन शब्दावली का हर चरण है। हर चरण में इस शब्दावली में बदलाव आया है, उसको हम समझेंगे कि आखिर ये क्या है। गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, इसका हम इतिहास को समझेंगे, ये शब्द का इतिहास को समझेंगे साथियों। और हम फिर इसके एक अलग वीडियो देंगे जहाँ से वायसराय, गवर्नर जनरल और गवर्नर कौन था, उस जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका अलग एक वीडियो हम आपको बना के देंगे। तो चलिए अब हम इसका इतिहास को समझते हैं, कैसे ये सब शब्द का पदार्पण हुआ भारतीय इतिहास में। तो चलिए साथियों, 16वीं सदी में लगभग अंग्रेज यहाँ बिजनेस के पर्पज़ से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई व्यापार करने हमारे देश में। उससे पहले भी बहुत से यूरोपीय कंपनी का आगमन हो चुका था, जिसमें पुर्तगाली, डच, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद फ्रेंच आए। लेकिन इन सभी ने अपना व्यापारिक सिक्का जमाया, फ़ायदा भी किया, मुनाफा भी कमाया। लेकिन ये सभी भारत के शासन पे पुर्तगाली, डच और फ्रेंच हावी ना हो पाया। बट अंग्रेज़ ने अपनी काबिलियत के दम पे, अपनी कूटबुद्धि से, कूटबुद्धि हम कर सकते हैं, छल बुद्धि से, छल प्रपंच से इस देश में शासन व्यवस्था को बिजनेस करने आया और शासन व्यवस्था का सिक्का जमा लिया। आया तो हाथ पकड़ने, अब मेरे सिर पे चढ़ गया और भारत की सत्ता पे काबिज हो गया। तो चलिए इसका हम इतिहास समझेंगे। लेकिन इस इतिहास को समझने से पहले हम इसका बैकग्राउंड कुछ है। दो मुख्य युद्ध था जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय शासन व्यवस्था में टर्निंग पॉइंट था। पहला हम युद्ध जो था प्लासी का युद्ध। ये युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। ये युद्ध प्लासी एक जगह है मुर्शिदाबाद में, भागीरथी नदी के तट पे वो जगह है, जिसमें मुगल नवाब जो है सिराजुद्दौला और उसके गद्दार सेनापति मीर जाफ़र और इनके गद्दार अफसर और अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड क्लाइव के कूटबुद्धि ने इस युद्ध में अंग्रेज को जीत मिली। इस युद्ध का हम चर्चा एक अलग वीडियो में करेंगे, बट हम यहाँ थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये छल प्रपंच से जीता गया था, वो युद्ध था साथियों। ये युद्ध आप यहाँ से समझेंगे कि हमारे देश में हमारे यहाँ राजाओं, महाराजाओं सब स्वार्थ के चलते इस देश पे ब्रिटिशर्स, मुगल अपनी स्वार्थ के चलते सब यहाँ पे हावी हुआ था। यही काम अपना सत्ता का सिक्का जमाने के लिए मीर जाफ़र, जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, वो गद्दारी करके इस युद्ध को हरवाया। इस प्लासी का युद्ध हारने के बाद जो है बंगाल की शासन व्यवस्था में दशा और दिशा बदल गई थी। राजनीतिक रूप से अंग्रेज हावी हो गई। बट उसके बाद एक निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें पूर्ण रूप से अंग्रेज इस देश पे सत्ता पे काबिज हो गया, जिसमें इस देश ही नहीं बंगाल पे सत्ता पे काबिज हुआ। बक्सर का युद्ध, ये 22 अक्टूबर 1764 का युद्ध था। इसमें बंगाल का भगोड़ा नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने इस युद्ध को लड़ा और 22 अक्टूबर 1764 को इस युद्ध में अंग्रेज़ों का सेना का नेतृत्व, मुनरो के नेतृत्व में इस युद्ध में इन तीनों नवाबों का हार हुआ, इन तीनों शासकों का हार हुआ। उसके बाद भारत की शासन व्यवस्था पे ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से बंगाल की पे हावी हो चुकी थी। साथियों,
जब बक्सर का युद्ध जीत गया तो नवाब का एक कठपुतली ही मानिए, सिर्फ रबड़ स्टाम्प था, सारा अंग्रेज का जिम्मेदारी बंगाल की शासन व्यवस्था पे हो गई। यहीं से ये मेरा बैकग्राउंड था। यहाँ से आपका मुख्य विषय है साथियों, इसको आप समझिए, जो कि परीक्षा दृष्टिकोण से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, जब बक्सर का युद्ध हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बंगाल की सत्ता आ गई, राजनीतिक रूप से सत्ता आ गई, शासन का स्वरूप राजनीतिक हो गया, और राजनीतिक जब हुआ तो क्षेत्र का भी विस्तार हुआ, और इस क्षेत्र को नियंत्रण करने के लिए एक अधिकारी का होना जरूरी था, और उस अधिकारी का जो इस शासन व्यवस्था को संचालन करने का जरूरत था, जो नियुक्त किया गया अधिकारी, उसी का नाम दिया गया गवर्नर। साथियों, आप जानिए कि जब बक्सर का युद्ध जीता तो बंगाल की गद्दी पे नवाब का तो नामो निशान ख़त्म हो गया, ओनली फॉर वो कठपुतली नवाब था, मतलब अंग्रेज जो चाहता था वो करता था उससे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जो थी, इसके पास बंगाल की शासन व्यवस्था आ गई, जिसमें शासन का स्वरूप जो है यहाँ से बंगाल की राजनीतिक हो गई। हम डायग्राम के माध्यम से समझ रहे हैं। राजनीतिक जब हुआ तो क्षेत्र का विस्तार हुआ, और क्षेत्र का विस्तार हुआ तो नियंत्रण के लिए उसे एक अधिकारी का ज़रूरत था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इस राजनीतिक रूप से क्षेत्र का नियंत्रण करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया गया, उसी का नाम गवर्नर दिया गया। तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि गवर्नर किसे कहा गया, जिसमें बंगाल का प्रथम जो गवर्नर था वो था लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, लॉर्ड क्लाइव। साथियों, आप एक बात ध्यान दीजिए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को तो एक व्यापारिक कंपनी था, एक समूह की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, परंतु इसे ब्रिटिश सरकार से अप्रूवल लेना था, ब्रिटिश सरकार से पावर लेना था राजनीतिक रूप से। इसने ब्रिटिश सरकार को कहा कि आप मुझे इंडिया पे शासन करने के लिए कुछ नियम और कुछ कानून दीजिए, जिससे मैं वहाँ राजनीतिक रूप से शासन कर सकूँ आपके छत्र छाया में, आपके सानिध्य में। अंग्रेज़ों ने सोचा और उसने 1764 के लगभग 6 या 3-9 साल के बाद, साथियों यहाँ पे जो है इंग्लैंड था और इंडिया, और यहाँ एक कंपनी थी ECI, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसे करना था शासन इंडिया पे, तो शासन तो कर रहा था, लेकिन इससे जो है अप्रूवल नहीं अभी मिला। तो 1764 से 1773 के बीच का जो बंगाल की जो शासन व्यवस्था संचालित या चला रही थी, वो गवर्नर के माध्यम से चला रही थी। देखिए, ये गवर्नर के माध्यम से। परंतु जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की सरकार से भारत में शासन चलाने के लिए उसने कुछ कानून, कुछ नियम का मांग किया, तो इंग्लैंड की सरकार ने 1773 में एक एक्ट लेके आई, जिसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट का नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट करना। इस एक्ट के द्वारा 20 वर्षों की शासन व्यवस्था भारत में संचालित करने का मौका दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। जब इसे इंग्लैंड की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में पावर दिया, तो इस पावर को संचालन करने के लिए एक जो अधिकारी था को नियुक्त किया गया। यहाँ तो गवर्नर था, लेकिन उस अधिकारी का नाम गवर्नर जनरल दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इस शासन व्यवस्था को संचालन करने के लिए गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया। किसके द्वारा? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। साथियों, इसको आप समझिए, इस एक्ट के तहत ये गवर्नर पद दिया गया, लेकिन सत्ता का संचालन जो है, अंग्रेज तो व्यापार करने बंगाल में आई, तो बंगाल से ही सत्ता का संचालन कर रही थी। तो बंगाल में जो सत्ता का संचालन किया गया, तो इसलिए बंगाल से कर रही थी, तो गवर्नर जनरल में बंगाल जोड़ दिया गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगा, क्योंकि उस समय तो पूरे इंडिया में शासन था ही नहीं, बंगाल से शुरुआत था, इसलिए इसका नाम बंगाल का गवर्नर जनरल दिया गया। परंतु साथियों, इसके साथ साथ अंग्रेज तो बंगाल पे शासन कर ही रही थी, परंतु मद्रास प्रेसिडेंसी भी इसके अधीन थी। यहाँ ने उसने एक गवर्नर का नियुक्ति किया गया था, और मुंबई को भी इसने जीतकर यहाँ की शासन व्यवस्था को संचालित कर रही थी, इसे भी गवर्नर के अधीन था। परंतु 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल का जो पद आया, और उसमें भी बंगाल बड़ा क्षेत्र था, तो इसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। और इसका भी, इस गवर्नर का भी सारा पावर और सभी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करने का मौका दिया गया। तो इसका भी, ये सभी गवर्नर का भी पावर को इंक्लूड करके बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथों में दे दिया गया। तो यहाँ जो है 1773 के पूछेगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कौन सा पद का सृजन हुआ, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल का पद सृजन हुआ। परंतु जब बंगाल में वो शासन कर रही, तो नाम दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। इसके अधीन मद्रास का गवर्नर भी था और मुंबई का गवर्नर था, तो इसलिए इस पद का ही नाम है बंगाल का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का ही नाम है बंगाल का गवर्नर जनरल। परीक्षा में पूछा जाएगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग ये प्रथम गवर्नर जनरल था। ये पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग। साथियों, ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके द्वारा अंग्रेज़ों को 20-20 साल तक का ठेका मिलता था अंग्रेजी हुकूमत से। लेकिन 20-20 का ठेका लेते गया और अंग्रेज धीरे धीरे अपना साम्राज्य को विस्तार करते गया, जीतते गया। किसी को छल प्रपंच शक्ति से, कूटनीतिक विचार से जीतते गया। धीरे धीरे करके आया चार्टर एक्ट। साथियों, चार्टर एक्ट जब आया 1833 का चार्टर एक्ट, तो अंग्रेज का सत्ता का विस्तार तो पहले था मुंबई, मद्रास और बंगाल, लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट आया, उस समय अंग्रेज का शासन व्यवस्था बंगाल से काफ़ी आगे निकल गई और इंडिया के लगभग क्षेत्र पर अपनी सत्ता को काबिज करने का प्रयास किया और उसमें सफल रहा। अब पूरी लगभग इंडिया का हर भाग में इसने सत्ता को जमाया। जब बंगाल से और मद्रास और मुंबई से जब ये अपनी सत्ता को विस्तार किया, तो 1873 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर या गवर्नर जनरल को हटा के एक नाम दिया गया भारत का गवर्नर जनरल, क्योंकि देना भी लाजमी था, क्योंकि बंगाल से धीरे धीरे पूरे भारत पे 33 तक अंग्रेज़ों की सत्ता काबिज हो चुकी थी। इसलिए बंगाल का गवर्नर या गवर्नर जनरल से या बंगाल के गवर्नर जनरल से जो है इसका एक नाम दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। साथियों, पूछा जाता है कि भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा इस पद का सृजन किया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। चार्टर एक्ट पर भी बात करेंगे। अब 20 साल लगभग 4, इसका 20 घटा दीजिए, 20 घटाइए 73 से, ये 4 गो जो शासन व्यवस्था का काल था उसी को
चार्टर एक्ट कहा जाता है, उसका हम विस्तार से कभी चर्चा करेंगे। तो 1833 के चार्टर एक्ट के समय कंपनी का क्षेत्र क्या हो चुका था, काफ़ी विस्तार हो गया था, लगभग भारत के हर कोने में। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, क्योंकि बंगाल से अंग्रेज काफ़ी आगे सत्ता के शासन के शिखर पर पहुंच चुकी थी, इसलिए इसे बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। साथियों, पूछेगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये परीक्षा में पूछा जाता है ये सवाल। उसके बाद एक पद है वायसराय। साथियों, 1833 के चार्टर एक्ट के समय यहाँ तक अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी क्रूर हो चुकी थी, काफ़ी उग्र हो चुकी थी। इंडिया पे जैसे मन वैसे शासन कर रहा था, कभी कर बढ़ा रहा था। काफ़ी इंडिया के लोग इससे त्रस्त हो चुका था और यहीं से एक विद्रोह का बीजारोपण हो चुका था, जो 1857 का विद्रोह हुआ, जो कि विद्रोह काफ़ी बड़ा हुआ, बट कुछ लोगों का यूनिटी ना रहने का कारण हम विद्रोह में असफल हुए। लेकिन इसका जो है जड़, इसका जो है बीज यहीं से बुना रहा था 1857 का, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज काफ़ी उग्र होकर शासन कर रही थी। उसके बाद 1857 का जब विद्रोह हुआ तो अंग्रेज इंग्लैंड में कंपनी के प्रति काफ़ी नेगेटिविटी आ चुकी थी, क्योंकि इंग्लैंड में भी कुछ अच्छे लोग थे, इंडिया के सपोर्टर कुछ बुरे भी लोग थे। तो उसने या अपना स्वार्थ के लिए या ईस्ट इंडिया कंपनी से जलन की भावना के लिए उसने वहाँ को सरकार को या वहाँ एक रीमर फैला कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों के साथ, भारतीयों की सत्ता के साथ काफ़ी क्रूर नीति अपनाई हुई है। और इसका परिणाम तो 1857 के विद्रोह से पता चल चुका था। तो उसने 1858 में भारत शासन अधिनियम लाया। भारत शासन अधिनियम लाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्ता को समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर ख़त्म और डायरेक्ट रूप से पावर ले लिया इंग्लैंड की सरकार, और महारानी ईस्ट इंडिया कंपनी बीच से गायब हो चुकी थी। अब भारत की सत्ता पर प्रत्यक्ष रूप से जो है अधिकार जो है इंग्लैंड की सरकार के हाथों, वहाँ की महारानी के हाथों आ गई और ईस्ट इंडिया कंपनी को आउट कर दिया गया। तो 1858 के ही अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल जब पद था, यहाँ पे एक पद आया वायसराय। अब वायसराय का इतिहास हम लोग समझें। साथियों, भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा दो प्रकार की सत्ता थी। एक अंग्रेज भारत, जहाँ पे वो प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे, इसको अपने बलबूते पे जीत के रखे हुए थे, छोटे छोटे राज्य को जीत के जो रखा, जिसमें डायरेक्ट अंग्रेज का शासन हुआ करता था। लगभग आज़ादी के समय तक ये भारत थी, अंग्रेजी सत्ता जहाँ तक थी। लेकिन एक भारत और था हमारे पास, देसी भारत, जहाँ पर अंग्रेज़ों को अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता था। इस देसी भारत में कौन रहते थे, तो राजा महाराजा जो उनके मित्र थे इंग्लैंड की सरकार के, वो रहते थे। लेकिन इसको भी अपने शर्त के अनुसार ये रखते थे। इनको भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ता था। इस पर भी बहुत से पाबंदियाँ था। गोद लेने की जो प्रथा थी, ये सब पे रोक था। जो दत्तक पुत्र आप नहीं ले सकते। 1857 के विद्रोह में ये पद चर्चा में आया था। तो 1857 रूप से जब 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जब इंग्लैंड की शासन व्यवस्था डायरेक्ट इस इंडिया पर थी, अंग्रेजी और देसी भारत जैसी इंडिया पे थी, तो जो है देसी भारत के जो राजा महाराजा थे, वो ऐसा मानने से
इनकार कर दिया कि हम नहीं मानेंगे, गवर्नर जनरल क्या है नहीं है, हम नहीं इसे मानेंगे, हमको डायरेक्ट महारानी से, डायरेक्ट वहाँ के प्रधानमंत्री से बातचीत होनी है। तो इसके लिए 1858 के अधिनियम से एक पद का सृजन हुआ जिसका नाम दिया गया वायसराय। साथियों, वायसराय और गवर्नर जनरल दो व्यक्ति होता था, ऐसी बात नहीं थी, एक ही व्यक्ति होता था। जब यह इस भारत के लिए काम करता था, अंग्रेज भारत के लिए प्रत्यक्ष रूप से, जब इंग्लैंड की महारानी के साथ इस मैटर पर संबंध होता था इंग्लैंड से, तो इसे गवर्नर जनरल करते थे। जब देसी भारत के लिए ये काम करते थे या महारानी से कोई भी बात, कोई भी डील, कोई भी समस्या, तो इस वायसराय के द्वारा इनसे बात होता था, इन वायसराय के द्वारा। तो जब देसी भारत के लिए काम करते थे तो वह गवर्नर जनरल वायसराय हो गया, और जब अंग्रेज भारत प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे तो उसके लिए गवर्नर जनरल का पद आया। साथियों, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय 1858 के अधिनियम के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय जो था वो थे पामस्टन, और उस समय महारानी जो थी वो विक्टोरिया थी, ऐसा परीक्षा में पूछा जाता है। तो साथियों, आपको समझ में आ चुका होगा कि वायसराय डायरेक्ट महारानी से कनेक्शन इंडिया, देसी भारत का होता था, तो वो वायसराय का एक प्रतिनिधि के द्वारा होता था, और जिसे अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ शासन होता था अंग्रेज का, यहाँ डायरेक्ट अंग्रेजी भारत में यदि ब्रिटिश महारानी का जो प्रतिनिधित्व करता था वह गवर्नर जनरल के माध्यम से होता था। साथियों, आज इस वीडियो से आपको लगभग सब कुछ क्लियर हो चुका होगा कि गवर्नर जनरल वायसराय क्या होता है। तो आप इस डायग्राम के माध्यम से अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले लें, और यह डायग्राम काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम यहाँ से आपको एक वीडियो और देंगे एक साथ करके कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ये वीडियो आपको जस्ट मिलेगा, जो कि कभी कभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज आपको ये 3 शब्द का कंसेप्ट मैं क्लियर कर दिया हूँ। तो आपको कैसा लगा वीडियो, ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।